जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की। राष्ट्रीय आंदोलन से आपका यूपी पुलिस एग्जाम जो आपका 23, 24, 25, 30 और आपका कब है 31 अगस्त को है। ठीक है, आज से 4 से 5 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएगा। तो 23 तारीख वालों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी, जिसमें हम राष्ट्रीय आंदोलन को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी, इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए इसमें नंबर आपको मिलने ही वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हम कहां से कह सकते हैं? कांग्रेस की स्थापना से। कहां से? कांग्रेस की स्थापना के साथ ही आपकी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। अगर कांग्रेस की स्थापना की बात करोगे तो कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना होती है, जो एक अंग्रेज था। कौन था? एक अंग्रेज था। तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी अपने बचाव के लिए। यानी कि अगर कुछ भी कृत्य अंग्रेज करते थे तो उन कृत्यों का सारा जिम्मा इस कांग्रेस पर डाल दिया जाता था। अगर मैं इस ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की 1885 में। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का मतलब क्या होता है? कांग्रेस का मतलब होता है लोगों की बैठक। क्या होता है? लोगों का संगोष्ठी या लोगों का समूह। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कहां से लिया गया है? तो इस कॉन्सेप्ट को अमेरिका से ग्रहित किया गया है। तो ये सबसे पहले कांग्रेस का जिक्र कहां पर हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है। 1885 में भारत में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसके पहले अध्यक्ष बनाए गए डब्ल्यू.सी. बनर्जी को। किसको बनाया गया? डब्ल्यू.सी. बनर्जी को इसका पहला अध्यक्ष बनाया जाता है। और पहला जो अधिवेशन है वो कहां पर हुआ था? तो पहला अधिवेशन इसका बंबई में होता है। कहां पर? बंबई में। अगर आपसे और पूछे तो गोकुलदास कहां पर हुआ था? तो गोकुलदास, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में इसका क्या होता है? पहला अधिवेशन होता है, जिसके अंतर्गत डब्ल्यू.सी. बनर्जी को पहला अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए कांग्रेस ने कैसे राष्ट्रीय चेतना को जन लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो आंदोलन पहला राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का कहां पर होता है? तो बंबई में होता है। तत्पश्चात बंबई में आप किसको अध्यक्ष बनाते हो? तो कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाया गया एक बंगाली को। किसको? बंगाली को एक अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें आपने यहाँ पर राष्ट्रीय एकता को, राष्ट्रीय लोगों को समेटने की कोशिश की। तो पहला जो अधिवेशन था वो कहां पर हुआ है? मुंबई में हुआ है। कहां पर? मुंबई में हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, जो दूसरा अधिवेशन है कांग्रेस का वो कहां होता है? वो होता है आपका कलकत्ता में। कहां पर होता है? कलकत्ता में। तो कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया जाता है। किसको? दादा भाई नौरोजी को बनाया जाता है। तो दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, जो एक धर्म से कौन थे? तो ये एक धर्म से पारसी थे। ठीक है, तीसरा जो अधिवेशन होता है वो आपका कहां पर होता है? तो तीसरा अधिवेशन आपका मद्रास में होता है। कहां पर होता है? मद्रास में। जहां पर यहाँ अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी को क्या बनाया गया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी को यहाँ का आपका क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। तो मद्रास में जो तीसरा अधिवेशन हो रहा है उसमें किसको अध्यक्ष बनाया जा रहा है? तो एक मुस्लिम को अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ठीक है, जिस कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपने हित के लिए की थी, लेकिन वो आगे चल करके अंग्रेजों के अंगेंस्ट खड़ी हो जा रही है, धीरे धीरे संपूर्ण भारत को एक कर रही है। जिसका चौथा अधिवेशन कहां पर होता है? तो चौथा अधिवेशन इसका इलाहाबाद में होता है। कहां पर होता है? इलाहाबाद में होता है, जिसमें इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो जॉर्ज यूले को बनाया जाता है। और जॉर्ज यूले कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज थे। कौन थे? तो प्रथम अंग्रेज थे। तो कांग्रेस ने, आपने देखा कि कांग्रेस ने पहला अधिवेशन अपना कहां पर किया? तो मुंबई में किया। तो मुंबई में अधिवेशन किया, लेकिन अध्यक्ष कौन था? एक बंगाली था।
दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में किया, यहाँ पर अध्यक्ष एक पारसी था। तीसरा अधिवेशन मद्रास में किया, यहाँ पर एक अध्यक्ष मुस्लिम था। और चौथा अधिवेशन कहां पर किया? इलाहाबाद में किया, जहां पर अंग्रेज को भी अपना अध्यक्ष बना लिया। और धीरे धीरे करके इससे इस संस्था से इतने लोग जुड़ते चले गए, जिसने जनमानस में, कहां पर? तो जनमानस में राष्ट्रीय चेतना को क्या किया? राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का काम किया। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का काम किया। किसके लिए? राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। किसके लिए काम किया? तो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए इस संस्था ने काम करना शुरू कर दिया। तो किस प्रकार से शुरुआती दिनों में ही कांग्रेस ने संपूर्ण भारत पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था। ठीक है, अगर इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम पाते हैं कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय 1885 में कौन था? तो डफरिन नामक एक व्यक्ति था। ठीक है, कौन था? डफरिन नामक एक व्यक्ति था, यानी कि डफरिन उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद में आगे अगर बात करता हूं, ठीक है, तो यहां पर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बंगाल का विभाजन। ठीक है, तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? तो बंगाल के विभाजन की बात करते हैं। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था आपका? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। इस विभाजन को करने का उद्देश्य क्या था? इस विभाजन को उद्देश्य था कि जो हिंदू मुस्लिम एकता थी, जो मुस्लिम और हिंदू एकता थी, उसको क्या करना था? उसको तोड़ना था। ठीक है, उसको क्या करना था? उसको तोड़ना था। लेकिन वास्तव में था, लेकिन अंग्रेज जो वायसराय था इस टाइम पे, वो आपका कौन था? तो ये आपका कर्जन था। ठीक है, यहाँ पर कांग्रेस अभी अपना काम करती चली जा रही है। ठीक है, ये राष्ट्रीय एकता बनती चली जा रही है। बंगाल का विभाजन हो रहा है, 1905 है, कर्जन कर रहा है। कर्जन ने दिखाया रिपोर्ट में कि बड़ा प्रांत है। क्या बड़ा प्रांत है? आपका बंगाल, जिसका शासन करना एक व्यक्ति के बस का नहीं है, इसलिए हम इसका विभाजन कर रहे हैं। और इस बंगाल को हम दो भागों में बांट रहे हैं। एक को कहा पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिमी बंगाल, और एक को कहा आपका पूर्वी बंगाल। क्या कहा? तो इसको पूर्वी बंगाल कहा। तो पूर्वी बंगाल जो था वो आपका मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। क्या था? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। और पश्चिमी जो बंगाल था वो आपका हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। तो कर्जन के दिमाग में कहीं ना कहीं ये था, फूट डालो राज करो की नीति को ये आगे लेकर के बढ़ रहा था। और इसने क्या किया? 1605 में बंगाल का विभाजन इसने करवा दिया। अब बंगाल का विभाजन जब किया तो एक चीज यहाँ पर आपको जाननी पड़ेगी कि जो बंगाल था वो बंगाल आपका क्या था? तो एक संपूर्ण प्रांत था भारत का। इसका फर्दर क्या किया गया? डिवाइडेशन किया गया। पश्चिमी बंगाल और किसमें? आपका पूर्वी बंगाल में। ठीक है, पश्चिमी बंगाल और आपका पूर्वी बंगाल में। तो ये जो विभाजन था वो कब हुआ? 1905 में हुआ था। किसने किया था? तो कर्जन ने। पश्चिमी बंगाल में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, पश्चिमी बंगाल में हिंदू रहते थे और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम रहते थे। ठीक है, अब ये जो पूर्वी बंगाल जो क्षेत्र था ये अलग हो गया। ठीक है, इसका दोनों का जो समावेशन था या दोनों का जो विभाजन था, बंगाल का विभाजन जो था वो आपका रद्द किया गया। बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1911 में। कब हुआ था? तो दिल्ली में एक दरबार लगा था। तो दिल्ली दरबार के नाम से जिसको जानते हैं, यहाँ पर भारत में कौन आया था? तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम की यहाँ पर एंट्री होती है और इन्हीं के स्वागत में दिल्ली का दरबार लगाया गया। और इसी दरबार में 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया और फिर से बंगाल एक हो गया। जो बंगाल पश्चिमी और पूर्वी में बट गया था वो फिर से क्या बन गया? बंगाल बन गया। अब 1911 में जब ये रद्द किया गया तो 1905 में विभाजन हुआ। इस विभाजन को चेक करने के लिए क्या ये विभाजन सही है या गलत है, तो इस विभाजन को चेक करने के लिए 1906 में एक कमेटी गठित की जाती है जो बंगाल के विभाजन को तय करेगी कि सही है या गलत है। तो ये कमेटी की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो ये
अरुंडेल थे। कौन थे? तो अरुंडेल थे। तो 1906 में बनी बंगाल विभाजन को लेकर के कमेटी के अध्यक्ष किसको बनाया गया? अरुंडेल को बनाया गया। बंगाल दोबारा से 1911 में एक हो गया। ठीक है। 14 अगस्त 1947 को आपको पता है पाकिस्तान बना। कौन बना? तो पाकिस्तान बना। अब पाकिस्तान जब बना था तो इसने जो पूर्वी वाला बंगाल अब एक 11 में एक हो चुका है, लेकिन 47 में इसने मांग कर दी कि जो पूर्वी बंगाल है इसको हमको मिलना चाहिए, और ये पूर्वी बंगाल पाकिस्तान को दिया गया। और ये पाकिस्तान को जाने के क्रम में पूर्वी बंगाल को क्या कहा जाने लगा? पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने लगा। ठीक है। तो पूर्वी बंगाल क्या बन गया? पूर्वी पाकिस्तान बन गया। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ने लगी। 1947 से लेकर के 71 तक पाकिस्तान ने पूर्वी बंगाल पर क्या किया? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से शासन किया। एक बात समझने की है कि जो पाकिस्तान के लोग थे वो उर्दू भाषी या आपका हिंदी भाषी लोग थे। जो पूर्वी पाकिस्तान था यहाँ पर जो भाषी लोग थे वो आपका बांग्ला बोला करते थे। तो इन दोनों में बनती बहुत कम थी। और एक और चीज कि पाकिस्तान से आकर के तुम रेगुलेट करोगे, अगर इसका प्रशासन यहाँ चलाओगे तो देरी होगी। ठीक है। और बहुत अस्त व्यस्त चीजें होंगी। तो भारत यहाँ पर पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान से भारत से मांग की गई कि हमें एक रास्ता दे दो। तो रास्ता किस प्रकार का था? आप अगर देखोगे मानचित्र में, जो आपका बांग्लादेश आज जो है इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। ठीक है। तो उसके लिए मांग समय समय पर होती रही। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। अगर आप देख पाओगे तो ये वाला जो क्षेत्र बनता है ये क्या है? ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। और ये वाला जो क्षेत्र मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूं येलो रंग से, ये कौन सा है? यही है आपका पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था कभी। ठीक है। अब पाकिस्तान इस्लामाबाद से रेगुलेट कर रहा है, भारत से कह रहा है कि हमें एक कॉरिडोर दे दो या रास्ता दे दो, हम पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान को रेगुलेट करेंगे। भारत ने क्या किया? मना किया। और पाकिस्तान इस्लामाबाद से लेकर के और अरब सागर से होते हुए, श्रीलंका से होते हुए, बंगाल की खाड़ी होते हुए क्या करता था? पूर्वी पाकिस्तान को रेगुलेट करता था। अब जब तुम रेगुलेट करते चले जाओगे, अगर किसी को इतना दबाओगे तो कोई ना कोई तो उठेगा। तो पूर्वी पाकिस्तान में एक व्यक्ति उठा जिसने एक सेना बना डाली पूर्वी पाकिस्तान में, जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। कौन उठा? मुजीबुर रहमान नामक एक व्यक्ति उठा जिसने पाकिस्तान में एक सेना बनाई जिसका नाम रखा मुक्त वाहिनी सेना। ठीक है। इस मुक्त वाहिनी सेना ने क्या किया? पाकिस्तान को आजादी दिलाने के लिए युद्ध लड़ा। और पाकिस्तान से एक युद्ध हुआ, यानी कह सकते हो कि पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान में एक युद्ध हुआ जिसको पाकिस्तान युद्ध 1971 के नाम से जाना जाता है। तो 1971 में क्या हुआ था? पूर्वी पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान का जो साथ था वो किसने दिया था? वो साथ दिया था भारत में, जिसमें भारत पूर्वी पाकिस्तान के साथ विजयी हुआ और पाकिस्तान की हार हुई। जिसके साथ जो पूर्वी पाकिस्तान था उसका नाम बदल दिया गया और उसको किस नाम से जाना गया? उसको बांग्लादेश के नाम से जाना गया। ठीक है। तो 1971 में इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम बांग्लादेश पड़ गया। ठीक है। तो बांग्लादेश आज की स्थिति में अगर आप वर्तमान में देखोगे तो ये बांग्लादेश जल रहा है। ठीक है। यहाँ की जो पीएम थी, पीएम का नाम शेख हसीना, जो शेख मुजीबुर रहमान की ही बेटी है, वो क्या कर गई हैं? यहाँ से इस्तीफा दे करके अपना देश छोड़ करके भाग गई हैं। ठीक है। देश छोड़ दिया है इन्होंने। ठीक है। अगर किसी सरकार का मुखिया किसी देश का प्रमुख पद अगर छोड़ देता है तो उस देश की स्थिति, आप वहां की अराजकता, वहां होने वाली अराजकता को आप भली भांति देख सकते हो। तो छोड़ दिया है और भाग करके इन्होंने भारत में अभी फिलहाल शरण ले रखी है। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान, जिस व्यक्ति ने अपना जीवन दांव पर लगा करके जिस देश को बनाया हो, आज वहां वो क्या कर रहा है? उसकी मूर्तियों पर लोग पेशाब कर रहे हैं। आप देख पाते हो फुटेज में। ठीक है। उसकी मूर्तियों को क्या किया जा रहा है? तोड़ा जा रहा है। तो ये जो जल रहा है पाकिस्तान, ये भी है, ये जो बांग्लादेश जल रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है आरक्षण। क्या कारण है? आरक्षण। अब शेख हसीना ने जो मुक्त वाहिनी सेना थी उनके वंशजों के लिए
मुक्तवाहिनी सेना के जो वंशज हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर रखा है नौकरियों में और शिक्षा, यानी कि शिक्षा क्षेत्रों में कितना कर रखा है 56%, तो 56% कर रखा है। इसी को लेकर के सारा कुछ ये बवाल बांग्लादेश में फिलहाल की स्थिति में बना हुआ है। तो हम पहुंच गए हैं अब तक बांग्लादेश बनने पर। तो कर्जन ने क्या किया, बांग्लादेश का विभाजन किया। बांग्लादेश का विभाजन रद्द हुआ 1911 में दिल्ली दरबार में। जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार लगा और दिल्ली दरबार में ही ये फैसला किया गया कि जो भारत की राजधानी है, जो भारत की राजधानी है आपकी कलकत्ता, क्या राजधानी है अभी तक, यहां तक अभी राजधानी कलकत्ता थी। ये बनी कब थी, तो 1774 में इसको राजधानी बनाया गया। तो आपको पता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसके बाद इसको कलकत्ता को राजधानी बनाया जाता है और ये राजधानी यहां से क्या कर दी गई, स्थानांतरित कर दी गई। स्थानांतरित करके इसको कहां पर भेज दिया गया, तो दिल्ली में भेज दिया गया। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1912 में बनी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। उसके बाद जब आपका बांग्लादेश जो जो बंगाल का विभाजन है वो हो गया, उसके बाद उसको लेकर के तमाम आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन होता है 1906 में होता है। ठीक है, यहीं पर आपका बहिष्कार आंदोलन आपको देखने को मिलता है 1906 में। ठीक है, 1906 में ही मुस्लिमों ने अपनी अलग एक लीग बना डाली। तो मुस्लिम लीग बनी कब, 1906 में। ठीक है, किसने बनाई, तो ये आगा खां, ठीक है, आगा खां और सलीम उल्लाह खान नामक दो व्यक्तियों ने यहाँ पर क्या बना दी, मुस्लिम लीग बना दी। और इसका निर्माण जो किया था वो कहां पर किया, आपका ढाका में किया। इतनी बात है। उसके बाद होता क्या है कि जब 1907 आता है, ठीक है, तो कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है सूरत में। कब, कहां पर होता है, सूरत में। अब जब बंगाल का विभाजन हो गया है 1907 में, सूरत में अधिवेशन हो रहा है। इस अधिवेशन में जो कांग्रेस थी इसमें क्या हो जाती है, इसमें फूट पड़ जाती है। तो कांग्रेस फूट के नाम से भी इस अधिवेशन को कहा जाता है या सूरत विभाजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। कांग्रेस में फूट जो पड़ी थी तो 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ, कांग्रेस में क्या पड़ी, कांग्रेस की में फूट पड़ी। तो कैसे पड़ी, कांग्रेस में फूट पड़ी यानी कि कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई। पहला जो दल था वो आपका नरम दल था। कौन था, नरम दल था। और दूसरा जो दल था आपका गरम दल था। जो नरम दल के लोग थे जिसमें दादा भाई नौरोजी, वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग थे जो ये चाहते थे कि हम भारत के स्वराज की लड़ाई हम किसके माध्यम से लड़ेंगे, संविधान के माध्यम से लड़ेंगे, कानून के माध्यम से लड़ेंगे। लेकिन गरम दल वाले ये जान चुके थे कि अगर आजादी या स्वराज चाहिए तो हम कैसे नहीं बैठ सकते, शांति से नहीं बैठ सकते। यानी कि कानून की लड़ाई, कानून के हिसाब से हमें आजादी नहीं मिलनी है, हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत क्रांति का सहारा लेना पड़ेगा। जिसमें आपके लाला लाजपत राय, बाल पाल लाल जैसे लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो सूरत में जब फूट हुई तो इसमें कांग्रेस की फूट पड़ गई। ठीक है, उसके बाद दिल्ली दरबार होता है और एक यहाँ पर 1909 में आपका एक अधिनियम आता है। तो 1909 का जो अधिनियम आया था इसको मार्ले मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जाना गया। तो इस समय मिंटो कौन है, तो मिंटो भारत में वायसराय है। भारत में कौन है, वायसराय है। और मार्लो कौन है, तो ब्रिटेन की संसद में बैठा भारत सचिव है। कौन है, भारत सचिव है। इन दोनों की सहमति से मार्ले मिंटो सुधार आता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत है, तो आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हो जाती है। सांप्रदायिक निर्वाचन किसके लिए खुला था सबसे पहले, तो मुस्लिमों के लिए। इसका मतलब ये था कि अगर किसी इलाके में वोट डलना है तो वोट डलने, अगर मुस्लिम इलाका है तो उसमें जो कैंडिडेट होगा, यानी कि जो कैंडिडेट होगा वो कौन होगा, वो एक मुस्लिम होगा। और उसको वोट देने वाले कौन होंगे, तो वो भी कौन होंगे, तो वोटर भी कौन होंगे, वो भी आपके मुस्लिम होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किस सुधार से होती है या किस एक्ट से होती है, तो मार्ले मिंटो 1909 का इसको अधिनियम कहा जाता है।
1909 के बाद आपको पता है कि 1911 में दिल्ली दरबार लगा, ठीक है। उसके बाद 1912 में आपकी राजधानी दिल्ली बना दी गई, ठीक है। 1913, 1914, ठीक है। आपको पता है कि जैसे ही 1914 आया, कौन आया? 1914 आया, तो 1914 में से लेकर के 1918 तक यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपको दृश्य देखने को मिलता है, जिसको कहते हो प्रथम विश्व युद्ध। किसको कहते हो? प्रथम विश्व युद्ध। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में, इसको छेड़ा गया और छेड़ने के साथ ही 18 में जाकर के समाप्त होता है। अभी क्या है कि 14 चल रहा है, विश्व युद्ध छिड़ चुका है, लेकिन अभी गांधी जी साउथ अफ्रीका में हैं। तो गांधी जी कहां पर हैं? दक्षिण अफ्रीका में हैं। तो अभी गांधी जी की भारत में एंट्री नहीं हुई है, गांधी जी अभी दक्षिण अफ्रीका में है। जैसे ही गांधी जी 1915 आता है, 1915 में भारत में गांधी जी की एंट्री होती है। कब होती है? तो 9 जनवरी 1915 को भारत में गांधी जी की एंट्री होती है। और 9 जनवरी को आपको पता है भारतीय प्रवासी दिवस के नाम से मनाया जाता है, जिस दिन भारत में गांधी जी वापस आए थे, ठीक है। 1915 में जैसे ही गांधी जी भारत में आते हैं, इनके दिमाग में बड़ी, मतलब कह सकते हो कि अंग्रेजों के प्रति बड़ी सहानुभूति थी। ये मानने लगे थे कि अंग्रेजों की शिक्षा, अंग्रेज जो कर रहे हैं वो सही करेंगे, हमें इनका साथ देना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आए 1915 में, इन्होंने भारतीयों से आह्वान किया और भारतीयों से कहा कि आप प्रथम विश्व युद्ध में क्या कीजिए? प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दीजिए और अंग्रेजी सेना में क्या हो जाइए? शामिल हो जाइए। तो अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए इन्होंने क्या किया था? तो भारतीयों को प्रेरित किया था। अब भारतीयों को जब प्रेरित किया तो अंग्रेज तो खुश हो गए। तो अंग्रेजों ने गांधी जी को किसकी उपाधि दे दी? तो गांधी जी को इसके चक्कर में पूरा ये जो खेल था कि भारतीयों को कहा था गांधी जी ने कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दो, भारतीयों को प्रेरित किया। गांधी जी से खुश होकर के अंग्रेजों ने इनको एक उपाधि दे दी, जिसका नाम था कैसर-ए-हिंद की उपाधि। तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए गांधी जी को, भारतीयों को प्रेरित करने के लिए गांधी जी को मिली थी। कैसर-ए-हिंद की उपाधि मिल गई और इनको एक और नाम दिया गया यहीं पर, भर्ती करने वाला सार्जेंट, ठीक है। एक और नाम मिला, भर्ती करने वाला सार्जेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्या है, चल रही हैं। 15 में आकर के इन्होंने कहा है, जैसे ही गांधी जी आते हैं, अब ये अपना एक ठिकाना यहाँ पर ढूंढते हैं। तो भारत में जब ये आए तो 1916 में इन्होंने सबसे पहले अपना एक गुरु बनाया, जो राजनीतिक गुरु के नाम से इनका जाने गए। तो राजनीतिक गुरु किसको बनाया था? गांधी जी ने। तो ये बनाया था आपका गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको बनाया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को क्या बनाया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था, ठीक है। साथ ही गोपाल कृष्ण गोखले की देख रेख में ही ये पूरी भारत की व्यवस्था को देखने के लिए निकल पड़े थे। इन्होंने अपना जो आश्रम था, यानी कि अपने रुकने की जगह जो बनाई थी, वो कहां पर बनाई थी? 1916 में ही। कहां पर बनाई थी? तो ये बनाई थी आपकी साबरमती में। कहां पर? साबरमती में, ठीक है। गुजरात में इन्होंने अपना आश्रम बनाया और यहीं से पूरे भारत का भ्रमण करने के लिए, क्योंकि वकालत कर चुके थे, बैरिस्टर की पढ़ाई कर चुके थे, अच्छे खासे वकील थे, समझ थी समाज को समझने की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के पक्ष में गांधी जी हैं। अब होता क्या है, 1917 में एक आंदोलन होता है, ठीक है, जिसको आप चंपारण नाम से जानते हो। तो चंपारण आंदोलन कब होता है? तो 1917 में होता है। किस लिए होता है? तो ये जो आपका बिहार वाला एरिया है, उसमें चंपारण नामक एक जगह है, जहां अंग्रेजों ने तीन कटिया प्रथा चला रखी है, ठीक है। तीन कटिया प्रथा चला रखी है। तीन कटिया प्रथा क्या थी
कि जहां आपको 1/3 भाग पर क्या करनी पड़ेगी, यानी कि नील की खेती करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? नील की खेती करनी पड़ेगी। और ये नील की खेती अंग्रेज अपने हिसाब से इसको करवाते थे और अपने ही हिसाब से उनको पैसे देते थे। तो नील की खेती को लेकर के किसानों ने विद्रोह किया। यहाँ पर गांधी जी ने पहला आंदोलन भारत में किया था। तो किसने किया था? गांधी जी ने किया था। कब किया था? 1917 में किया था। किस लिए किया था? नील की खेती के विरोध में किया था। तिनकठिया प्रथा थी। गांधी जी को चंपारण ले जाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो ये राजेंद्र शुक्ल नामक एक व्यक्ति थे, जिनके कहने पर ये कहाँ गए थे? चंपारण गए थे। अब गांधी जी जैसे ही भारत में आते हैं, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन को क्या करा लिया? सफल बनवा लिया और एक नील आयोग का गठन किया गया। तो यहाँ पर गांधी जी को इतनी सफलता मिली पहले ही आंदोलन में कि उनकी वाही वाही चारों ओर गरजने लगी। अब गांधी जी जब तक चंपारण आंदोलन को खत्म करते तो वहां अहमदाबाद में, गुजरात में अहमदाबाद में क्या होने लगा? मिल वाले जो मजदूर थे अहमदाबाद में, उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने भूख हड़ताल कर दी या उन्होंने हड़ताल कर दी। तो ये 1918 में उन्होंने ये चीज की थी, अहमदाबाद आंदोलन। यहाँ पर क्या था कि जो मिल मजदूर थे, यहाँ पर प्लेग फैला हुआ था और यहाँ पर बहुत सारे मजदूरों की मृत्यु हो चुकी थी, जिस कारण से वो अपना प्लेग बोनस मांग रहे थे और कुछ छुट्टियां मांग रहे थे। लेकिन अंग्रेज अपनी कंपनियों को, अपनी मशीनों को बंद करने के पक्ष में नहीं थे। मिल मजदूर मांग रहे थे कि हमें क्या दिया जाए? प्लेग बोनस मिले। अब प्लेग बोनस देना अंग्रेज नहीं चाह रहे थे। यहाँ पर किसको बुलाया गया? तो 1918 में भी अहमदाबाद आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन है? तो यहाँ भी आपके गांधी जी है। गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी ने 35% यहाँ पर बोनस मांगा जा रहा था मजदूरों के द्वारा, लेकिन इसको घटा करके बीच में ला करके कहीं रोक दिया और गांधी जी ने फिर से एक और सेंचुरी लगा दी। तो 2 बैक टू बैक सेंचुरी अगर कोई क्रिकेटर अपने मेडन मैच में लगाता है तो वाही वाही तो लूटता है। अब हुआ क्या कि एक और चीज इनके पल्ले पड़ने वाली थी 1918 में ही। 1918 में एक और आंदोलन को इन्होंने क्या दिया? अंजाम दिया। तो गांधी जी जहां चंपारण से पूरे भारत में अपनी छवि छोड़ चुके थे, या कह सकते हो कि थोड़ा भारत बचा हुआ था, वहीं अहमदाबाद मिल आंदोलन ने गांधी जी को स्तर के पूरे पटल पर या उच्च पटल पर ला करके रख दिया था। खेड़ा आंदोलन जो हुआ था वो भूमिहीन किसान, यानी कि कह सकते हो कि भूमि पर लगान को लेकर के था। और इस टाइम पर खेड़ा में क्या हुआ था? खेड़ा में आपका कह सकते हो अकाल पड़ा था। अब अंग्रेज चाहते थे कि ये क्या दें? ये लगान दें। अब किसान के पास कोई उपज हो तब लगान देना। तो अकाल के कारण सारी जो फसलें थी वो नष्ट हो चुकी थी। अब इसी को लेकर के गांधी जी ने फिर से खेड़ा आंदोलन किया और भूमि पर लगान जो अंग्रेज मांग रहे थे उसको क्या करवा दिया? उसको माफ करवा दिया। अब गांधी जी की 3 सेंचुरी लगातार 1917 में चंपारण में, 1918 में अहमदाबाद में और 1918 में ही अहमदाबाद में। तो अब बताइए गांधी जी यहाँ वहां रुकने वाले हैं? अब क्या करेंगे? अब ये भारत की जो राजनीति थी या भारत की जो भी सत्ता थी उसके शिखर पर पहुंच गए। हर कोई गांधी जी का नाम जानने लगा। अब होता क्या है? अब 1918 जैसे ही आता है, आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो खत्म होता है वो 1914 से लेकर के 1918 तक होता है। अब 1918 में जैसे ही आपका विश्व युद्ध खत्म होता है, अब विश्व युद्ध खत्म होने के साथ ही यहाँ पर ब्रिटेन वाला जो गुट था उसकी क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। अब जीत होने के साथ ही ब्रिटेन ने किस पर अधिकार कर लिया? यानी कि तुर्की पर अधिकार कर लिया। अब तुर्की पर कौन बैठा हुआ था? तो तुर्की पर मुस्लिम खलीफा बैठे हुए थे। कौन बैठे हुए थे? मुस्लिम खलीफा आपके बैठे हुए थे। ठीक है। अब मुस्लिम खलीफा कहां पर बैठे हुए थे? तुर्की पर। अब अंग्रेजों ने क्या किया? ब्रिटेन ने क्या किया? जो मुस्लिम खलीफा बैठे थे उनके जो भी अधिकार थे वो क्या कर दिए? वो सीमित कर दिए। अब अधिकार सीमित हुए। अगर आप मान लीजिए अधिकार सीमित हुए, मान लीजिए कि आप किसी के भक्त हैं और आपके गुरु को सताया जा रहा है, ठीक है, तो आप शांत बैठोगे? नहीं ना। तो
इस तरह से यहाँ भी कुछ चीजें ऐसी हुई कि मुस्लिम खलीफा को सताया गया या उनके अधिकारों को सीमित किया गया, और विश्व में जहां जहां भी मुस्लिम कम्युनिटी थी, जहां जहां भी मुस्लिम समुदाय था, उन सब ने ब्रिटेन के विरुद्ध या अंग्रेजों के विरुद्ध क्या छेड़ा, आंदोलन छेड़ दिया। तो इस तरह का आंदोलन भारत में भी देखा गया। 1919 में आपका यहाँ पर खिलाफत आंदोलन देखा गया। क्या देखा गया? तो खिलाफत आंदोलन आपको देखने को मिलेगा, जहां पर अली ब्रदर्स ने इसका क्या किया था, अली बंधुओं ने इसका नेतृत्व, यानी कि उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? ये किया था आपका, कौन हो सकता है? गांधी जी। 1919 में गांधी जी को खिलाफत आंदोलन का नेतृत्वकर्ता बना दिया गया। आपको यहाँ एक और चीज पता होनी चाहिए कि 1919 में एक और एक्ट आता है, ठीक है। खिलाफत आंदोलन हो गया, लेकिन 1919 में एक और एक्ट आता है जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जिसको जाना जाता है। अब ये जो मॉन्टेग्यू था, ये कौन था? ये फिर से वही होगा, सचिव था जो ब्रिटेन में बैठा, भारत का सचिव था जो ब्रिटेन में बैठा था। चेम्सफोर्ड कौन था? तो वायसराय था। अब इसमें जो 1909 के अधिनियम में जो सांप्रदायिक चुनाव का जो स्टार्टिंग हुआ था, उसको क्या कर दिया गया? उसको, अभी तो ये मुस्लिमों के लिए था, ठीक है। अब 1919 के अधिनियम के तहत इसको बहुत सारे संप्रदाय में खोल दिया गया, यानी कि ये कहां बट गया? ये सिखों में भी गया, यानी कि सिख, कोई कैंडिडेट खड़ा होगा तो वोट डालने वाले सिख होंगे। ईसाइयों में भी गया, ठीक है। तो और धर्मों के लिए भी इसको खोल दिया गया। तो ये बड़ी विषय जो गंभीर था भारत की उस मतलब कह सकते हो तत्कालीन परिस्थिति के लिए। तो आगे हमने देखा कि 1919 का एक अधिनियम आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जब यहाँ पर गांधी जी आते हैं तो उस समय पर यहाँ पर और भी मूवमेंट होते हैं। गांधी जी आते हैं, उसके तत्पश्चात यहाँ पर बहुत सारे मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं। 1916 में अगर मैं थोड़ा सा और पीछे चलूं तो 1916 में आपको होम रूल लीग देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा? होम रूल लीग, यानी कि हम क्या करेंगे? अपने घर के नियमों के हिसाब से अपने शासन को चलाएंगे। तो ये अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़ा ही बेहतरीन आंदोलन था। होम रूल लीग जो था वो कहां से मतलब प्रेरित था? तो आपको पता होना चाहिए, होम रूल लीग आयरलैंड से प्रेरित था। कहां से? आयरलैंड से प्रेरित था, क्योंकि इसमें आयरिश लेडी भी शामिल थी, ठीक है। जो होम रूल लीग जो स्थापना थी, यानी कि एक तरफ तो आपके करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक और एक तरफ करने वाली थी आपकी एनी बेसेंट, ठीक है। इन दोनों व्यक्तियों ने क्या किया था? भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। जो तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग चलाया गया, इसकी राजधानी यानी कि कहां से चलाया गया? तो पूना में इसका मुख्यालय बनाया गया। तो मुख्यालय कहां बनाया गया? वर्तमान आप कह सकते हो पुणे में, है ना। तो उस टाइम के पूना में इसका मुख्यालय बनाया गया, जो तिलक के द्वारा यहाँ होम रूल लीग आंदोलन चलाया जा रहा था। एनी बेसेंट के द्वारा इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया? मद्रास के आडियार में। कहां पर? मद्रास के आडियार में इसका मुख्यालय बनाया गया। एनी बेसेंट ने जो अपने होम रूल लीग का जो अध्यक्ष बनाया था, या कह सकते हो सचिव बनाया था, अध्यक्ष नहीं, क्या बनाया था? सचिव बनाया था। तो ये सचिव किसको बनाया था? तो ये सचिव अरुणडेल को ही बनाया था। ये अरुणडेल आपको याद होना चाहिए, जो 1906 में बंगाल के विभाजन की देख रेख कमेटी का क्या है कि बंगाल का विभाजन सही हुआ है या गलत, उसी का अध्यक्ष था। 1916 में होम रूल लीग ने इतना बड़ा प्रभाव डाला कि अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर किया। आगे 1917 में आपको पता है, 1917 में एक कमेटी बनी, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको रोलेक्ट कमेटी कहते हैं, ठीक है। कौन सी कमेटी बनती है? तो रोलेक्ट कमेटी बनती है। एक जो रोलेक्ट कमेटी थी वो कब बनती है? तो ये 1917 में बनती है। और भारत में जो रोलेक्ट कमेटी के द्वारा रोलेक्ट एक्ट को भेजा गया वो 1919 में था। तो 1919 में क्या आया था भारत में? तो रोलेक्ट एक्ट आया। रोलेक्ट एक्ट आया। रोलेक्ट एक्ट जैसे ही आया तो गांधी जी अब अंग्रेजों के थोड़े थोड़े क्या होने लगे?
विरुद्ध जाने लगे, क्योंकि ये जो एक्ट था इसमें ना कोई कह सकते हो आप दलील थी, ठीक है, ना कोई अपील थी, ठीक है, ना कोई आप वकील कर सकते हो। भाई साहब, इस रोलेट एक्ट को क्या कहा गया? काला कानून कहा गया। इसमें यानी कि आपको अगर अंग्रेजों को छूट दे दी गई कि अगर आपको किसी पर भी शक है तो आप क्या कीजिए, उसको गिरफ्तार कीजिए। रोलेट एक्ट के तहत दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी यहाँ देखने को मिली। एक थे आपके सत्यपाल मलिक, ठीक है, इनका भी बड़ा वर्चस्व था कह सकते हो यहाँ की राजनीति में, और एक का नाम था, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम था? सैफुद्दीन किचलू। अब ये जो दो व्यक्ति थे, इन दोनों की क्या हो गई? रोलेट एक्ट के तहत क्या हो गई? गिरफ्तारी हो गई, ठीक है। तो गिरफ्तारी जो हुई थी इनकी, गिरफ्तारी कब हुई थी? तो 9 अप्रैल को इनकी गिरफ्तारी होती है 1919 को, ठीक है। अब गांधी जी को पता चला सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की क्या हो चुकी है? गिरफ्तारी हो चुकी है। अब गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि बिना किसी हथियार के, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी को ठेस पहुंचाए आप क्या कीजिए? एक शांत आंदोलन कीजिए, एक अशांत सत्याग्रह कीजिए। तो ये सत्याग्रह 13 अप्रैल 1919 को किया गया। किसकी गिरफ्तारी को लेकर के था ये? सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी को लेकर। गांधी जी के आह्वान पर बहुत सारे लोग एक जगह जमा हुए। ये जमा कहाँ हुए थे? तो आपको पता है अमृतसर, अमृतसर में एक बाग पड़ता है जिसको आप जलियांवाला बाग के नाम से जानते हो। तो जलियांवाला बाग में आपका ये लोग बैठे हुए थे। अब इन बैठे हुए लोगों पर क्या क्या कर दिया गया? इन बैठे हुए लोगों पर यहाँ पर गोलियां चलाई गई, ठीक है, भून दिए गए, हजारों की संख्या में लोग मारे गए। अब ये गोलियां चलाने वाला यहाँ पर आपको कंफ्यूज बहुत करता है। ये एक था आपका जनरल जनरल ओ डायर, एक क्या था? जनरल ओ डायर था, ठीक है, और एक था आपका ब्रिगेडियर, एक था आपका ब्रिगेडियर जिसका नाम था ब्रिगेडियर आर डायर, ठीक है। तो ओ डायर उस समय जनरल था और आपका आर डायर आपका ब्रिगेडियर था। तो जो निहत्थे लोगों पर जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाला व्यक्ति कौन था? तो आर डायर था। और यहीं पर 13 अप्रैल 1919 को एक और घटना घटित हुई जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और इस हत्याकांड के बाद अंग्रेजों ने एक कमेटी का गठन किया जिसको जिस कमेटी का गठन किया था उसको क्या कहा गया? तो उसको गठन किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर भारत ने भी क्या किया था? भारत ने भी एक कमेटी का गठन किया जिसको तहकीकात एक कमेटी कहा गया, तहकीकात एक कमेटी कहा गया। तो ये जो तहकीकात कमेटी थी, ठीक है, इसने क्या किया था? जलियांवाले बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए हैं उसके बारे में ये देखरेख की थी, और क्या इसमें अंग्रेज गलत है ये भी देखती थी, ठीक है। और इसी के साथ अंग्रेजों ने जिस कमेटी को बनाया था उसको हंटर कमेटी कहा गया, हंटर कमेटी कहा गया। तो ये कब बनी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के तत्पश्चात इसको बनाया गया था। इस कमेटी ने कहा था कि 300 के लगभग लोग मारे गए हैं, ठीक है, और इसने कहा था 1000 से ज्यादा लोगों की हत्या यहाँ पर कर दी गई। अब इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से हताहत होकर के 1919 में एक व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और एक व्यक्ति थे आपके गांधी जी, ठीक है। इन दोनों का भ्रम टूट गया, गांधी जी का भ्रम टूट गया कि अब अंग्रेजों की सहायता करने से हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिली हुई थी नाइटहुड की उपाधि, तो नाइटहुड की उपाधि को इन्होंने क्या किया? इन्होंने वापस कर दिया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के नाइटहुड की उपाधि वापस की रविंद्रनाथ टैगोर ने, और गांधी जी को कौन सी मिली हुई थी? कैसरे हिंद की उपाधि। तो इन्होंने भी क्या कर दिया? इसको वापस कर दिया। और इसके चलते जलियांवाला बाग हत्याकांड के चलते
गांधी जी ने एक बिगुल फूंका और एक घोषणा कर दी, किसकी? असहयोग आंदोलन की। किसकी घोषणा कर दी? असहयोग आंदोलन की। शुरुआत 1920 में गांधी जी के द्वारा कर दी जाती है। असहयोग आंदोलन अपने इतने चरम पर पहुंच गया था कि अगर कुछ वर्ष या कुछ और महीने अगर चलता तो हो सकता है भारत को अंग्रेजों को छोड़ना पड़ता। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? 5 फरवरी का दिन 1922 5 फरवरी का दिन 1922 को चौरी चौरा, गोरखपुर में एक जगह है, क्या नाम है? चौरी चौरा। ठीक है, यहाँ पर चौरी चौरा जो जगह है, यहाँ पर एक पुलिस थाने को लोगों के द्वारा जुलूस निकाल करके, या कह सकते हो कि जुलूस के रास्ते में वो पुलिस थाना आया, जिसमें उन्होंने आग लगाई। आगजनी में कई सारे पुलिस वाले यहाँ पर मारे गए थे। इस कांड को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना गया। तो ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। अब जैसे ही ये कांड हुआ, गांधी जी अहिंसावादी थे, हिंसा बिल्कुल भी क्या करते थे? पसंद नहीं करते थे। इन्होंने क्या किया? जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था, इस असहयोग आंदोलन को क्या किया? 1922 में गांधी जी ने क्या कर लिया? वापस ले लिया। जैसे ही ये वापस लिया, अब गांधी जी के प्रति जो भारत में राजनीतिज्ञ थे, उनकी दृष्टि बदलने लगी। यहाँ पर 2 व्यक्ति निकल गए जिन्होंने स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। ठीक है, कि गांधी जी तुमसे कुछ ना हो पाएगा, है ना? तो स्वराज पार्टी का गठन कर दिया और इन्होंने गांधी जी को चैलेंज कर दिया कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तो स्वराज पार्टी का गठन कब होता है? 1923 में होता है। करने वाले कौन थे? तो एक तो आपके चित्तरंजन दास थे और दूसरे आपके मोतीलाल नेहरू थे। ये वही मोतीलाल नेहरू हैं जिनके सुपुत्र हैं आपके जवाहरलाल नेहरू जी। तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा होता है। उसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद गांधी जी भारत की सक्रिय राजनीति से निष्क्रिय हो जाते हैं कुछ समय के लिए। हालांकि 1924 में बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद आपको पता है कि 25 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भगत सिंह के द्वारा शुरू किया गया, जो एक क्रांतिकारी दल था। कालांतर में चीजें चलने लगी। अब उसके बाद 1927 का एक वर्ष आता है। अब देखो, 1909 में आपको पता है मार्ले मिल्टो सुधार आया था। 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार आया था। 1900 अब जो अगला अधिवेशन आना था, जो अगला एक्ट आना था, वो 1929 में आना था। अब 1929 में जो आना था, वो किस लिए आना था भाई? ये आना था कि 1919 की आप समीक्षा कर सको कि जिसमें जो प्रावधान थे, क्या वो प्रावधान सही है, क्या वो प्रावधानों के अनुकूल शासन चलाया जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर देखनी थी। अब हुआ क्या कि वहां पर एक कमेटी बनाई गई, या ऐसे कह लीजिए एक आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष साइमन को बनाया गया। तो साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया और इसको 1929 की जगह 1927 में बनाया गया और 1928 में भारत में कौन आता है? साइमन आयोग आता है। अब इस साइमन आयोग की एक खास बात यह थी कि इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था। एक भी भारतीय नहीं था। अब भारतीय नहीं था तो विरोध होना क्या था? तो विरोध होना लाजमी था। जब कोई अगर लोग समूह बनाकर आ रहे हैं और उनको मेरे घर के बारे में चीजें करनी है, मैं उसमें शामिल नहीं हूं, तो क्या वो मेरे मतलब जो मैं कर सकता हूं अपने घर के लिए, क्या वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जवाब यही था। भारतीय एक भी नहीं था साइमन कमीशन में, साइमन आयोग में। इसका बहिष्कार किया गया। भारतीयों ने इसको भगा, मतलब कह सकते हो कि यहां से भागने पर मजबूर भी किया था। और साइमन गो बैक के भी क्या लगाए थे? नारे भी लगाए थे। ठीक है, तो साइमन को यहां से मतलब वापस जाने पर मजबूर भी किया था। इसके बदले अंग्रेजी सरकार ने कई सारी जगहों पर जो गो बैक साइमन के नारे लग रहे थे, उनको दबाने का प्रयत्न किया।
इसी के चक्कर में 1928 में जो आपका लाहौर में, कहां पर, आपका लाहौर में इसका विरोध हो रहा था साइमन कमीशन का, जिसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय। उन पर लाठियों से अंग्रेजों के द्वारा बरसाई जाती हैं, या लाठियां बरसाई जाती हैं, जिसके बाद इनकी क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि ये जो लाला लाजपत राय थे ना, भारत में जितने भी क्रांतिकारी तत्कालीन थे, उन सब के ये कौन थे? तो उन सब के ये गुरु थे। चाहे वो सुखदेव हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, लाहिड़ी जी हो, अशफाक उल्ला खान हो, जितने भी यहाँ पर आपको वीर मिलते हैं, वो सबके गुरु कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। अब गुरु पर लाठी बरसाई गई, गुरु की मृत्यु हो गई, तो क्या ये सपूत शांत बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। कर दिया असेंबली पर हमला। ठीक है, किस पर? असेंबली पर हमला किया, और असेंबली पर हमला करने के साथ ही 1928 में ही असेंबली पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। हालांकि असेंबली खाली थी और खाली जगह पर इन्होंने बम फेंका था, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव और आपके भगत सिंह ने। ठीक है, तो तीनों को यहाँ पर क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। अब 1928 में जब असेंबली पर बम फेंका तो वहां कोई क्षति नहीं हुई थी, तो अंग्रेजी सरकार ढूंढने लगी कि कारण क्या बताया जाए। तो कारण बताया गया 1930 का लाहौर षड्यंत्र। तो लाहौर षड्यंत्र जब बनाया गया तो लाहौर षड्यंत्र के माध्यम से 1931 में इन तीनों को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। इस फांसी में कौन कौन थे? तो आपके सुखदेव जी थे, सुखदेव, भगत सिंह, ठीक है, उसके बाद आपके कौन थे? एक बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, कौन से? बटुकेश्वर दत्त। तो ये तीनों को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। और ये दिन होता है आपका 31 मार्च का। ठीक है, 31 मार्च का 1931 में इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, अब देखो एक और चीज यहाँ पर याद रखने वाली है कि 1927 में साइमन कमीशन आ रहा है। ठीक है, 1928 में उसका विरोध हो रहा है। 1929 में 1930 में क्या हो रहा है यहाँ पर? अब 1930 जैसे ही आता है, अब गांधी जी फिर से क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। उससे पहले एक और चीज यहाँ पर हो जाती है। वो चीज क्या होती है? ये एक साइड में चीजें चल रही है, दूसरी साइड में क्या चल रहा है? 1927 में साइमन कमीशन आता है। अब ये साइमन कमीशन का विरोध भारतीयों के द्वारा किया गया, तो बदले में साइमन कमीशन ने कहा कि हमारी हर एक चीज का आप विरोध करते हो, तो आप अपने लिए क्या कर सकते हो? किसने कहा? अंग्रेजों ने कहा। तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं? तो ये तो मतलब चीजें थोड़ी सी हमारे अंगेज जा रही थी कि कोई भी उठने को तैयार नहीं था कि बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। एक हाथ आया, जिस हाथ का नाम था मोतीलाल नेहरू। क्या नाम था? तो मोतीलाल नेहरू। अब मोतीलाल नेहरू ने कहा कि हम क्या बना सकते हैं? हम अपने देश का संविधान बना सकते हैं। मोतीलाल नेहरू ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, जिसके साथ 1928 में ही अगले ही वर्ष क्या पेश कर दी? नेहरू रिपोर्ट पेश कर दी। ये नेहरू रिपोर्ट इतनी ताकतवर है कि इसका हिस्सा और 1935 के अधिनियम का हिस्सा आज के संविधान में 60% है। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश कर दी, जिसके साथ ही मोतीलाल नेहरू ने भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने का एक दर्जा मांगने लगे। डोमिनियन स्टेट क्या है? डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि आंतरिक मामले तो हम देखेंगे, यानी कि जो अंदर का मामला है हम उनको अपने आप देखेंगे, तो खुद देखेंगे। ठीक है, लेकिन बाह्य मामलों को, यानी कि किस देश के साथ क्या संधि करनी है, किस देश के साथ किस ऋण के मामले में बात करनी है, ये सब मामला कौन देखेगा? तो ये सब मामला अंग्रेज देखेंगे। बस यही बात किसको गवारा नहीं थी? मोतीलाल नेहरू जी के सुपुत्र को। मोतीलाल नेहरू जी के सुपुत्र ने एक क्या कर दिया? लाहौर में एक कांग्रेस का सालाना अधिवेशन हुआ 1929 को। दिन था, माह था दिसंबर। ठीक है, लास्ट दिसंबर था, 1929 का था। लाहौर में यह अधिवेशन हो रहा है। अब यहाँ पर मोतीलाल नेहरू जो 28 में रिपोर्ट पेश कर करके कह रहे हैं कि हमको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दो, लेकिन उन्हीं के पुत्र कौन?
आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन? तो जवाहरलाल नेहरू अगले ही वर्ष कह रहे हैं कि नहीं, हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? पूर्ण राज्य चाहिए, या हम कह सकते हैं पूर्ण स्वराज चाहिए। आंतरिक मामले में क्या करना है, बाह्य मामले में क्या करना है, कौन तय करेगा? हम स्वयं तय करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने ही पिता की रिपोर्ट में से डोमिनियन स्टेट वाली बात को नकार दिया और घोषणा कर दी, रात के समय झंडा फहरा करके, नदी थी आपकी रावी, रावी नदी के किनारे झंडा फहरा दिया 1929 दिसंबर की रात को, और कह दिया, घोषणा कर दी कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाते हैं? हम स्वतंत्रता दिवस की घोषणा करते हैं और हम अपने आप को स्वतंत्र मानेंगे। क्या मानेंगे? स्वतंत्र मानेंगे। 26 जनवरी 1930 को ही मनाया जाने लगा स्वतंत्रता दिवस। 28 में पिता कह रहे हैं कि डोमिनियन स्टेट दे दो, अगले ही वर्ष बेटा कह रहा है कि नहीं, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। अब 1930 में जब ये चीजें हो गई, अब 1930 में यहां तक समझ में आ गया था कि अब गांधी जी को कि अंग्रेज ऐसे मानने वाले नहीं हैं। तो अब गांधी जी साबरमती आश्रम में हैं। कहां पर हैं? साबरमती आश्रम में है। अब साबरमती आश्रम से अब यहां से गांधी जी निकलते हैं। अब क्या करते हैं इस टाइम पे? गांधी जी निकल पड़ते हैं। जो आपका नमक कानून बना हुआ था, अरे भाई साहब, आपको एक बात यहाँ बता दें, नमक कानून जो था ना, तो यहाँ पर नमक पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता था। और नमक आपको पता है कि आज के जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। अगर नमक ना हो तो आप किसी चीज में टेस्ट ले ही नहीं सकते। उस टाइम पे नमक पर टैक्स बहुत ज्यादा होता था। अब हुआ क्या? गांधी जी साबरमती आश्रम से चले हैं, किसके कहने पर? अपनी पत्नी पुतलीबाई के कहने पर गांधी जी निकल पड़े हैं। ठीक है, कस्तूरबा के कहने पर, है ना। पुतलीबाई उनकी माता का नाम था, तो पत्नी का नाम कस्तूरबा था। तो कस्तूरबा के कहने पर यहाँ से साबरमती आश्रम से कब निकलते हैं? तो ये निकलते हैं 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं। 12 मार्च 1930 को साबरमती से निकल पड़ते हैं। कहाँ के लिए? तो ये जाते हैं आपका डांडी के लिए। डांडी गुजरात में ही एक जगह है। कब पहुंचते हैं? तो 6 अप्रैल 1930 को ये पहुंचते हैं, और यहाँ पर पहुंचने के साथ ही इन्होंने क्या तोड़ा था? तो नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, नमक कानून तोड़ा था, और ये नमक कानून तोड़ने के साथ ही देश भर के अलग अलग कोनों में कह सकते हो कि इस कानून तोड़ने की जो गूंज थी वो गूंजने लगी। और पश्चिमोत्तर प्रांत में, जो आपका पश्चिम उत्तर प्रांत था, यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या चलाया था? तो लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? तो लाल कुर्ती आंदोलन इसी टाइम पे खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाया गया, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। नमक कानून जैसे ही तोड़ा, गांधी जी ने दांडी पहुंच करके अपने 78 अनुयायियों के साथ एक और आंदोलन की घोषणा कर दी। 1930 में इन्होंने एक और आंदोलन छेड़ दिया, जिसको कहा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब अंग्रेजों के दांत खट्टे होने वाले थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जैसे ही नमक कानून तोड़ करके घोषणा करी, अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अब गांधी जी को झुकाना बड़ा मुश्किल है। तो इस समय भारत में वायसराय बनकर के आया था इरविन। अब इरविन को कहीं ना कहीं गांधी जी से बात करनी थी। तो इरविन ने क्या किया कि गांधी जी को बिठाया, गांधी जी से एक समझौता किया, और इस समझौते को नाम दिया गया गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता आपका ये 30 में ही आपका होता है। ठीक है, 1930 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब आपको एक और चीज पता है कि इरविन जो गांधी जी से समझौता करने जा रहा है, यहाँ पर ब्रिटेन में क्या हो रहा है? ब्रिटेन में भारत की सत्ता को लेकर के, भारत की राजनीति को लेकर के बातें चल रही हैं, और ब्रिटेन में गोल मेज सम्मेलन हो रहे हैं।
गोल मेज क्या हो रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं। अब इन गोल मेज सम्मेलनों में भारत की राजनीति को लेकर के चर्चा हो रही है। भारत के अलग अलग संगठन के नेतृत्वकर्ता यहाँ पर भाग ले रहे हैं। अब गांधी जी का जाना, यहाँ पर गांधी जी को भेजना कैसे भी करके अंग्रेजों के लिए एक चुनौती है। गांधी के सामने इरविन ने एक समझौता रखा और 1930 में गांधी इरविन समझौता कर लिया। गांधी जी को इस समझौते के माध्यम से मना लिया गया कि आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आइए। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है, जिसमें गांधी जी क्या करते हैं, भाग लेने के लिए जाते हैं। किस जहाज से जाते हैं, तो जिस जहाज का नाम था राजपुताना जहाज। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था वो कब होता है, 1932 में होता है। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा 31 में और पहला 30 में। एकमात्र आपका गोलमेज सम्मेलन था जहां गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। किसके प्रतिनिधि थे, तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं गांधी जी। और एकमात्र सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था एज अ गांधी जी। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले कौन थे, दलितों के मुखिया, उनके मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कौन थे, तो यहाँ पर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। इरविन समझौता हो गया, गोलमेज सम्मेलन हो गया। ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 वाला, यहाँ पे एक घटना घटित हुई। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है आपका, जिसका नाम है रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड, ये यहाँ पर क्या है, प्रधानमंत्री है। अब इसने क्या किया, इसने एक घोषणा कर दी, और घोषणा क्या थी, वो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा। ठीक है, जो गांधी जी को एक बहुत बड़ा झटका देने वाली थी। दलितों के लिए बात कर रहे थे डॉक्टर साहब अंबेडकर साहब, उनका ये सबसे बड़ा कह सकते हो एक पंच था। उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी सांप्रदायिक पंचाट को मैकडोनाल्ड के द्वारा मनवाना। सांप्रदायिक पंचाट क्या था, कि पहले आपने देखा कि 1909 और 1919 में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें धर्मों को लेकर के चुनाव होने हैं। लेकिन सांप्रदायिक पंचाट में क्या था, कि जो हिंदू थे, अब हिंदुओं के अंदर भी दलितों को बांटा गया। हिंदुओं के अंदर भी दलितों को बांटा गया। दलित का कैंडिडेट खड़ा होगा और दलित ही उसको वोट डालेंगे। अब गांधी जी को ये अच्छा लगेगा, गांधी जी देश को एक धागे में पिरोने वाले हैं। अब यहाँ पर पहले ही धर्म के नाम पर बट चुका है, अब क्या है, जाति के नाम पे बटने जा रहा है। तो गांधी जी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, मतलब एक तरह से बौखला जाते हैं। उनको ये असहनीय लगा कि ये नहीं होगा, कैसे भी करो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इस समय आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि गांधी जी अभी जेल में है। कहां पर है, तो यरवदा की जेल में है। अब गांधी जी यरवदा की जेल में क्या कर रहे हैं, तो जो असहयोग, जो अब सबने अवज्ञा आंदोलन था, उसको लेकर के गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। तो यरवदा की जेल में गांधी जी अपना विश्राम कर रहे हैं, और यहीं से उनको सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की सुनाई देती है। अब होता क्या है कि यरवदा की जेल से गांधी जी अपने एक प्रतिनिधि को भेजते हैं। किसको भेजते हैं, प्रतिनिधि को भेजते हैं। और यहां से आपके कौन आते हैं, तो डॉक्टर साहब आते हैं। कौन, अंबेडकर साहब। डॉक्टर अंबेडकर साहब इधर से आते हैं, क्योंकि गांधी जी से तो बात करनी थी। गांधी जी टॉप पर बैठे हुए थे, गांधी जी आ नहीं सकते थे, तो अपना प्रतिनिधि भेजा, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को गांधी जी ने अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा, और अंबेडकर साहब से बात की कि सांप्रदायिक पंचाट लागू नहीं होना चाहिए। इतना बात ध्यान समझ लेना। अब अंबेडकर को भी तो कुछ चाहिए था कि अंबेडकर को क्या मिले। अंबेडकर को कहा गांधी जी ने कि हम क्या करेंगे, जो आपकी सेंट्रल असेंबली है, जो आपकी सेंट्रल क्या है, सभा है, तो सेंट्रल सभा में क्या करेंगे, आपकी सीटों का जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन आप क्या कीजिए, ये बात मत करवाइए, सांप्रदायिक पंचाट को चालू मत करवाइए। अब क्या होगा, तो इन दोनों के मध्य में एक पैक्ट होगा। क्या होगा,
पैक्ट होगा, जिस पैक्ट को किस नाम से जानते हैं, पूना पैक्ट। और ये पैक्ट कब हुआ था, 1932 में। बड़ा ही फेमस पैक्ट है। 1932 में पूना पैक्ट हुआ। जनरल असेंबली में दलितों के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया। ठीक है, उसके बाद चीजें चलती रही। अब गांधी जी जेल से क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। ठीक है, आगे चल करके 1935 का आपको पता है भारत शासन अधिनियम आता है। 1935 का क्या आता है, भारत शासन अधिनियम आता है। भारत शासन अधिनियम और एक आपका आपका कौन, एक आपका नेहरू रिपोर्ट, इन दो का मिश्रण, इन दो को दोनों को मिलाकर के 60% से ज्यादा हिस्सा भारत के वर्तमान संविधान में लिया गया है। भारत शासन अधिनियम आया, इसके तहत सबसे बड़ी बात की करी कि प्रांतों में जो द्वैध शासन था, प्रांतों का द्वैध शासन क्या किया गया, समाप्त किया गया। तो प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। ठीक है, तो केंद्र में क्या लगाया गया, द्वैध शासन लगाया गया। तो द्वैध शासन की शुरुआत केंद्र में आप कह सकते हो कहां से हुई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। आपको पता है कि 1935 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। उसके बाद 1937 में भारत में क्या होते हैं, आम चुनाव होते हैं। क्या होते हैं, आम चुनाव होते हैं। ये चुनाव कितने प्रांतों में होते हैं, तो 11 प्रांतों में होते हैं। 11 प्रांतों में आपकी 8 में कांग्रेस क्या कर जाती है, सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ जाती है, यानी कि कांग्रेस सरकार बना लेती है 8 प्रांतों में। और 3 प्रांतों में मुस्लिम लीग के द्वारा यहां पर क्या बनाया गया है, सरकार बनाई गई है। आम चुनाव हो रहा है। 1839 का वर्ष 1839 का वर्ष आ जाता है। 1939 जैसे ही आया, बिगल बज चुका है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, किसका, द्वितीय विश्व युद्ध का। यहाँ पे हिटलर नामक एक व्यक्ति था जिसने क्या कर दिया, एक और विश्व युद्ध की शुरुआत करा दी। हिटलर की महत्वाकांक्षा ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया और 1939 से लेकर के 1945 तक ये युद्ध चला। कांग्रेस ने सरकार बना ली है 37 में 8 प्रांतों में। ठीक है, केंद्र में भी उसका दबदबा है। अब 39 में जैसे ही आता है तो ब्रिटेन ने घोषणा क्या कर दी, ब्रिटेन ने ये घोषणा कर दी कि जो भारतीय हैं या जो भारत है वो युद्ध में किसके साथ है, भाई साहब, ब्रिटेन के साथ है। अब ये कांग्रेस वाले कैसे स्वीकार करें कि हमसे बिना पूछे और हमारा नाम ले दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो जो कांग्रेस थी उस कांग्रेस ने क्या किया, सामूहिक इस्तीफा दे दिया। सामूहिक इस्तीफा दे दिया। तो जैसे ही सामूहिक इस्तीफा दिया, अब क्या होगा, अब यहाँ पर सरकार में, राजनीति में अस्थिरता आएगी। ठीक है, अब इस अस्थिरता को भरने के लिए ब्रिटेन से बहुत सारे अधिनियम, आयोग, नियम, कमेटियां एक एक करके बनते हुए चली जाएंगी। सबसे पहले आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव में कहा कि हम तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए जो विश्व युद्ध चल रहा है इसको समाप्त हो जाने दो। उसके बाद 1942 में आया आपका क्रिप्स मिशन। कौन आया, क्रिप्स मिशन। इस क्रिप्स मिशन ने 1940 में एक और मांग हुई थी यहाँ, और समझ लेना यहाँ पर अलग पाकिस्तान की मांग होती है। ठीक है, 1940 में पाकिस्तान की पश्चिमोत्तर इलाके को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र घोषित करके उसको अलग देश बनाने की बात की गई। 1940 में क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स की अध्यक्षता में। 1942 में इसमें प्रावधान था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध या जो विश्व युद्ध चल रहा है ये खत्म हो जाएगा तो हम आपके यहाँ पर एक संविधान सभा का गठन करेंगे और साथ साथ हम पाकिस्तान की बनाने की जो मांग है उसको स्वीकार करते हैं। तो भारतीयों ने क्रिप्स मिशन को नकार दिया कि हम पाकिस्तान की मांग को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। उसके बाद आगे चल करके 1946 में और इससे पहले 1945 में आपका जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। विश्व युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, यहाँ एक चीज और समझने की है, अगर आप देखोगे कि 1942 में क्रिप्स मिशन आ रहा है, 1942 में ही जो युद्ध हो रहा है उसमें सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आया था आपका जापान। कौन आया था, आपका जापान आया था। अब ये जो जापान है अब ये क्या कर रहा है,
ये पश्चिम जो एशिया है उस पश्चिम एशिया को जीतता हुआ आगे बढ़ रहा है। क्या कर रहा है? जीतता हुआ आगे बढ़ रहा है। अब जीतता हुआ ये कितना आगे बढ़ चुका है? ये इतना आगे बढ़ चुका है कि इसने सिंगापुर यहाँ तक कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है। क्या कर लिया है? तो कब्जा कर लिया है। ये आपका जापान, ठीक है। इस जापान ने क्या किया था कि जो आपका यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना हुआ है इस पर भी क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। क्यों? यहाँ से सब बहुत ज्यादा शक्ति